नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सार्वजनिक जीवन में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, समय और परिस्थितियों का, इन दोनों का आकलन किए बिना, इन दोनों को ध्यान में रखे बिना अगर कोई कदम उठाया जाए तो उसका कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकलता। और अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं तो उसको हासिल करना बहुत कठिन हो जाता है। तो परिस्थिति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और समय का, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन टाइमिंग भी परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए कि कब क्या बोलना है, किस जगह पर बोलना है, किन परिस्थितियों में बोलना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इन दिनों बहुत सक्रिय है और वो एक तरह से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको उनके पिता एम करुणानिधि बड़ी सफलतापूर्वक कर चुके थे आज से 5 दशक पहले। अब आप देखिए कि दोनों के काम का अंतर समझिए। पहले तो ये जान लीजिए कि करुणानिधि ने किया क्या था। करुणानिधि को स्टेट ऑटोनॉमी का पुरोधा माना जाता है, चैंपियन माना जाता है और बहुत अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है। परस्पर विपरीत विचारधारा, विपरीत विचार वाले लोगों से संपर्क करना और उनको अपनी बात से कन्विंस करना, ये करुणानिधि की खूबी थी। करुणानिधि 1969 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जब वो सिर्फ 45 साल के थे और 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लक्ष्य अपना एक तरह से निर्धारित कर लिया था कि उन्हें दक्षिण के राज्यों की एकता स्थापित करनी है, उनका नेता बनना है। तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम है राजा मन्नार कमीशन। राजा मन्नार कमीशन की 1974 में रिपोर्ट आई और तमिलनाडु विधानसभा ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसमें दो चीजें थी। एक, फेडरलिज्म को किस रूप में परिभाषित किया जाए और केंद्र और राज्य के संबंधों का जो अधिकार क्षेत्र है उसको कैसे निर्धारित किया जाए। यहां से उन्होंने एक तरह से लीड ले ली और करुणानिधि ऐसे नेता थे जो उस उम्र में भी शेख अब्दुल्ला से भी बात कर सकते थे। वो इसके अलावा जो है दक्षिण के राज्यों के जितने मुख्यमंत्री थे और बाद में एनटीआर 1983 में एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले रामकृष्ण हेगड़े उसी दौरान जो है 80s में ही मुख्यमंत्री बने उनसे, और दक्षिण के दूसरे राज्यों के। और साथ साथ उन्होंने इस बात का प्रयास किया और सफल प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए कि क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका हो। अब इसके लिए उन्होंने अलग अलग समझौते अलग अलग समय पर किए। याद रखिए कि तमिलनाडु में 1967 में कांग्रेस पार्टी को हटाकर, और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने में डीएमके की तो भूमिका थी ही, मुख्य विपक्षी दल थी। उसके अलावा राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने क्षेत्रीय दल बनाया, क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बनाया और एक तरह से ट्रायंगुलर फाइट बनाई जिसकी वजह से सीएन अन्नादुराई डीएमके के वो पहले मुख्यमंत्री बने। और वहां से तमिलनाडु की राजनीति जिस दिशा में चली, द्रविड़ राजनीति की दिशा में, वहां से अभी तक पलट नहीं पाई है। क्या 2026 में पलटेगी, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी बात बाद में किसी दिन करेंगे। आज बात करुणानिधि और उनके बेटे एम.के. स्टालिन की। तो करुणानिधि ने ऐसा किया कि एक समय उनकी ब्रेकफास्ट टेबल पर शेख अब्दुल्ला भी थे, उनकी ब्रेकफास्ट टेबल पर इंदिरा गांधी भी आ चुकी थी, इसके अलावा ज्योति बसु और देश के दूसरे बड़े नेता करुणानिधि के साथ खड़े होने को तैयार थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जब वीपी सिंह संकट में फंसे तो मदद के लिए वो करुणानिधि के पास गए और करुणानिधि की नेगोशिएटिंग पावर देखिए कि 1971 में इंदिरा गांधी के साथ गठबंधन कर लिया। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर मतभेद पैदा हो गए थे। कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी। इंदिरा गांधी उनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उम्मीदवार थे एक तरह से निजलिंगप्पा, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, और मोरारजी देसाई।
इसलिए वो उनके विरोध में थी, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार थे, खुला विरोध नहीं कर सकती थी। बीवी गिरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए और इंदिरा गांधी ने अपील की कि सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, पार्टी के अनुसार वोट न दें। और करुणानिधि ने उस समय बीवी गिरी का समर्थन किया, इंदिरा गांधी के साथ आए। तो जिस पार्टी ने तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का सफाया किया, सत्ता से हटाया, उसी पार्टी के साथ करुणानिधि ने 1971 में समझौता कर लिया। और कांग्रेस को भी देखिए, कहते हैं कि इतिहास दोहराता है। आप देखिए 1971 में करुणानिधि से समझौता किया और उसके बाद आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में कांग्रेस का सफाया किया, उससे समझौता कर लिया। तो कांग्रेस ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। लेकिन कहते हैं कि इतिहास पहली बार अपने को ट्रेजेडी के रूप में दोहराता है और दूसरी बार फार्स के रूप में। एम.के. स्टालिन को लग रहा है कि जिस तरह से उनके पिता ने ये साधा था संतुलन क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों का, वो भी साध सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने 22 मार्च को चेन्नई में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। कुछ और मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया है, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुलाया है, और भाजपा शासित उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। मुद्दा क्या है? डिलिमिटेशन, परिसीमन। लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होना है 2026 में। तो उसको लेकर स्टालिन को लग रहा है कि तमिलनाडु या दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन का आधार मुख्य रूप से आबादी होता है, जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ती या घटती हैं। तो जिस राज्य की आबादी इस बीच में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, उसकी सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। आखिरी डिलिमिटेशन इससे पहले 1976 में हुआ था, 1971 के सेंसस के आधार पर। उसके बाद फ्रीज लगा दिया गया था। अब 2026 में फिर से होना है। और स्टालिन ये प्रचार कर रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन अगर इसको रोका नहीं गया, उनका कहना है कि इसको फिर से जो है कम से कम 20 साल के लिए टाल देना चाहिए। अगर रोका नहीं गया तो दक्षिण के राज्यों की लोकसभा और विधानसभा में संख्या कम हो जाएगी। विधानसभा से ज़्यादा उनको चिंता नहीं है लोकसभा की। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण के राज्यों की भूमिका कम हो जाएगी। ये षड्यंत्र है बीजेपी का, जो नॉर्थ सेंट्रिक पार्टी है, वो नॉर्थ का प्रभुत्व बढ़ाना चाहती है। हालांकि इस बात का अभी कोई आधार नहीं है। अभी डिलिमिटेशन की क्या क्या शर्तें होंगी, क्या आधार होंगे, ये सब तय नहीं हुआ। ये सब करता है डिलिमिटेशन कमीशन, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। उसमें सरकार का, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, कोई दखल नहीं होता। लेकिन स्टालिन को मुद्दा बनाना है, और ये भावनात्मक मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी जो परिवार नियोजन की योजनाएं थी, उनको लागू किया ठीक से, इसलिए हमारी आबादी के बढ़ने की रफ्तार कम हो गई। हमारी आबादी कम है। उत्तर भारत के राज्यों ने ऐसा नहीं किया, उनकी आबादी ज़्यादा बढ़ गई है। अब उनको केंद्र की सरकार की जो योजनाएं थी, उसको लागू न करने का पुरस्कार मिल रहा है। हालांकि बात पूरी तरह से सही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि दक्षिण के किसी राज्य की एक भी सीट नहीं घटेगी। लेकिन स्टालिन को लगता है कि 2026 के उनके विधानसभा चुनाव के लिए इससे अच्छा मुद्दा नहीं हो सकता। तो उनको लगता है कि उनके पिता ने जिस तरह से किया था, जिस तरह से संगठित किया था दक्षिण के राज्यों को और राष्ट्रीय राजनीति से कुछ और दलों को, उसी तरह से वो भी कर सकते हैं। तब इतिहास अपने को दोहराने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि ट्रेजेडी होगी या नहीं, इस ट्रेजेडी का शिकार कौन होगा। अभी तक जो संकेत है उसमें तो लगता है कि एम.के. स्टालिन के शिकार होने की ज़्यादा संभावना है। क्यों? मैंने शुरू में जो बात कही, एक समय और दूसरा परिस्थिति। करुणानिधि जब ये सब कर रहे थे, तब राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा था। उसके बाद ही जो है लंबे समय तक, कम से कम पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से, क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका हो गई है। गठबंधन की सरकारें बनने लगी। 1984 के बाद पहली बार 2014 में किसी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को, केंद्र में पूर्ण बहुमत मिला। 1984 के बाद से कांग्रेस को आज तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला लोकसभा में। तो वो परिस्थिति याद कीजिए जब एक ही राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी,
और करुणानिधि ने जब ये अभियान शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी उतार पर थी, धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। इस बीच में उसमें दो विभाजन हो चुके। पहला 1969 में हुआ, जब निजलिंगप्पा के नेतृत्व में मोरारजी देसाई वगैरह तमाम बड़े नेता अलग हुए पार्टी से। दूसरा विभाजन हुआ 1978 में, जब इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया। ब्रह्मानंद रेड्डी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ दी, कांग्रेस आई बनाई, फिर वो कांग्रेस बनी। तो जो इंदिरा गांधी का गुट था वही अल्टीमेटली जो है मुख्य कांग्रेस बना। लेकिन वहां से कांग्रेस का जो कमजोर होने का सिलसिला था वो रुका नहीं, अब भी जारी है। दूसरी परिस्थिति क्या बदली कि उस समय कांग्रेस के अलावा कोई राष्ट्रीय दल नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े, सबसे मजबूत राष्ट्रीय दल के रूप में मौजूद है। आज देश के 21-22 प्रदेशों में उसकी अपनी या गठबंधन की सरकार है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है। तो पहली बात तो ये कि वो समय नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है। तो समय भी साथ नहीं दे रहा है एम.के. स्टालिन का, और परिस्थितियां भी साथ नहीं दे रही। इसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बुलाया है अलग अलग दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसके अलावा ममता बनर्जी को और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को। अब आप देखिए स्थिति क्या है बाकी दलों की। इस मुद्दे को लेकर एक अजीब सा सन्नाटा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आएंगी या नहीं, ज्यादा उम्मीद है कि आएंगी, लेकिन उनके राज्य को डिलिमिटेशन से कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, इसलिए उनके राज्य का यह विषय नहीं है। हालांकि 2026 में ही पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा का चुनाव है। ममता बनर्जी ऐसे मुद्दे से अपने को नहीं जोड़ना चाहेंगी, बहुत जो है निकटता से नहीं जोड़ना चाहेंगी, जिससे उनको कोई फायदा नुकसान ना हो सकता है कि नुकसान हो जाए, लेकिन फायदा तो उससे उनको कोई नहीं है। दूसरा, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, अगर उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ने जा रही हैं और उसके विरोध में अखिलेश यादव खड़े होते हैं तो उनकी राजनीति बैठ जाएगी। तो इसलिए अखिलेश यादव के भी आने की उम्मीद नहीं। दूसरा राज्य है बिहार, वहां की भी सीटें बढ़ने की उस राज्य की उम्मीद है कि लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। तो अगर आरजेडी आती है एम.के. स्टालिन के साथ, तो ये आरजेडी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। तीसरा राज्य जिसकी लोकसभा सीटें पर्याप्त बढ़ने की उम्मीद है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है, बाकी क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा नुकसानदेह कदम होगा। अगर वो इस विरोध में खड़ी होती है कि महाराष्ट्र की सीटें न बढ़ने पाएं लोकसभा की, तो जो बची खुची है कांग्रेस महाराष्ट्र में वो भी साफ हो जाएगी। तो वो परिस्थितियां नहीं हैं जो करुणानिधि के समय थी। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, राज्यों के अधिकार को लेकर, और याद कीजिए कांग्रेस के एकाधिकार को लेकर जिस तरह का असंतोष उस समय था, उस तरह का असंतोष इस समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मुद्दा चुनाव के लिए बनाया जा रहा है। करुणानिधि ने जो मुद्दे बनाए वो चुनाव को ध्यान में रखने के लिए या सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए नहीं किया था। स्टालिन बुरी तरह से घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, उनकी सरकार बहुत अलोकप्रिय हो गई है। सरकार का भ्रष्टाचार जो है वो, उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, प्रदेश से बाहर है। उनके मंत्री जेल जा चुके हैं, कई मंत्रियों के खिलाफ केस चल रहे हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी विरोध करती है तो उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके लिए मैं इससे पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं, केवल सिल्वर लाइनिंग यह है कि उनकी जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है तमिलनाडु में, अन्ना द्रमुक, वो कमजोर है। कमजोर इस अर्थ में कि उसके पास कोई लीडरशिप नहीं है। जयललिता के बाद ओपीएस और ईपीएस 2 मुख्यमंत्री बने, दोनों में से कोई जो है वो लीडरशिप का रोल जो है उस तरह से अख्तियार नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में परसेप्शन के लेवल पर नंबर 2 हो गई है। हालांकि जमीनी आधार के स्तर पर जो है उसको अभी बड़ी लंबी दूरी तय करना है, तो उसके लिए चेन्नई बहुत दूर है अभी।
लेकिन गठबंधन में किस तरह का गठबंधन बनता है यह प्रभाव डाल सकता है। बीजेपी अकेले वहां कुछ नहीं कर सकती। तो एमके स्टालिन घिरे हुए हैं, उनके सामने अपनी सरकार बचाने यानी सरकार को फिर से सत्ता में लाने की चुनौती है। बेटे को भी डिप्टी सीएम बना दिया है, उसको स्थापित करना है, उसकी चुनौती है। बेटे का कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई जनाधार नहीं है। तो 2026 के चुनाव में भी एमके स्टालिन को खुद को ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब कांग्रेस की दुविधा समझिए। कांग्रेस के पूरे देश में सिर्फ 3 मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में सिद्धरामैया है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू है। कांग्रेस सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों को भेज रही है, सिद्धरामैया और रेवंत रेड्डी को। हिमाचल के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नहीं जा रहे हैं। और संसद में भी जिस तरह से डीएमके के लोग विरोध कर रहे हैं डिलिमिटेशन के मुद्दे पर, उसमें आपको कांग्रेस पूरी तरह से साथ देती हुई दिखाई नहीं देगी। और ममता बनर्जी भी, उनकी सांसद मतलब, उस तरह से डीएमके के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये मुद्दा ऐसा है जिस पर संसद के अंदर स्टालिन को विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिल रहा है। इंडी अलायंस जिसके वो मुख्य घटक है, उन सदस्यों का समर्थन नहीं मिल रहा है। अब आप कह सकते हैं कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हो गई है, 2 दलों पर, क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। एक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, दूसरा नीतीश कुमार की जेडीयू। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कमजोर नहीं हुए हैं। उनकी पार्टी की संख्या लोकसभा में जरूर कम हुई है। तो वो स्थिति नहीं है जो कांग्रेस की उस समय हो रही थी करुणानिधि के समय। और करुणानिधि पर उस तरह के आरोप नहीं थे, वो अलोकप्रिय नहीं हुए थे। तो दोनों परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन स्टालिन को लगता है कि मेरे पिता कर पाए थे तो मैं भी कर सकता हूं। और जिस तरह का कम्युनिकेशन करुणानिधि का दूसरे दलों के, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से था, उस तरह का स्टालिन का कभी नहीं रहा। स्टालिन जो है वो तमिलनाडु की राजनीति से बाहर निकले ही नहीं। दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क करना, उनसे मिलना, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होना या दक्षिण में उनको बुलाना। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बाहर से किसी नेता को, इंडी गठबंधन के किसी नेता को नहीं बुलाया। कांग्रेस गठबंधन में है तो इसलिए कांग्रेस के नेता जरूर रहे, लेकिन उसके अलावा किसी दल के नेता को उन्होंने तमिलनाडु में प्रचार के लिए केवल ऑप्टिक्स के नजरिए से ही उसका महत्व होता है, नहीं बुलाया। इसी तरह नॉर्थ की पार्टियों ने जो इंडी गठबंधन में है, उन्होंने एमके स्टालिन को नहीं बुलाया अपने राज्य में। याद कीजिए एक समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुलायम सिंह ने दक्षिण के सभी नेताओं को किस तरह से जोड़ा था। हालांकि उससे कोई जो है उनकी चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ऑप्टिक्स की दृष्टि से कि इतनी पार्टियां, इतने नेता समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ये एक संदेश देने में वो सफल रहे थे। अब 22 मार्च की बैठक कैसी होती है, उसमें क्या नतीजा निकलता है, इससे स्पष्ट होगा कि एमके स्टालिन की स्थिति कैसी होने जा रही है। कम से कम तमिलनाडु में तो उनकी स्थिति खराब ही होने जा रही है। ये उनके साथी दलों को और जिनको उन्होंने न्योता दिया है, हालांकि बड़ी कोशिश की उन्होंने, अपने सीनियर मिनिस्टर्स को भेजा है व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्रियों को न्योता देने के लिए। तो 22 मार्च की बैठक से तय होगा कि तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। एमके स्टालिन और कमजोर होने जा रहे हैं या उनको कुछ ताकत मिलने वाली है। डिलिमिटेशन का मुद्दा और उससे पहले एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा ऐसा है जिस पर उनका साथ देने वाले कम लोग हैं। और बाकी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इंडी गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनमें भी पूरा समर्थन उनको नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि स्टालिन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उनके लिए राजनीतिक जीवन मरण का प्रश्न है, उस मुद्दे पर भी इंडी अलायंस की कोई बैठक तक नहीं हुई। तो 22 मार्च को देखिए क्या होता है, कौन कौन पहुंचता है, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।